नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। जो भी नए साथी आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आत्मविश्वास कैसे पा सकता है? जो एक शिक्षक एक टीचर है उसमें आत्मविश्वास की प्राप्ति कब हो सकती है? विद्यार्थियों के साथ लोकप्रिय रहकर, ऐसा भी करके आत्मविश्वास, अपने सहकर्मियों से गलती निकाल कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं को अपने लक्ष्यों के बारे में बार बार याद दिलाकर, या अपने विषय में श्रेष्ठ होकर। सबसे देखा जाए तो सर्वोत्तम जो ऑप्शन हमारा यही है कि एक टीचर को अपने आत्मविश्वास कब पैदा होता है, जब वो अपने सब्जेक्ट का अच्छी तरह से ज्ञान हो उसे, तभी वह एक श्रेष्ठ टीचर कहलाएगा। तो बी इसमें बाय एक्साइलिंग इन हिज सब्जेक्ट, यानी कि अपने विषय में श्रेष्ठ होकर। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण व्यवसाय की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? शिक्षण की व्यवसाय की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है? विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, प्रबंधन की प्रतिष्ठा पर, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, या उपयुक्त सभी। देखिए कि यदि आपको शिक्षण की व्यवसाय की सफलता बनाए रखना है तो अपने कार्य में गुणवत्ता लानी होगी, यानी कि कार्य में गुणवत्ता बनाए रखना है, तभी आप व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है। शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है, शिक्षक सक्रिय है और इसलिए विद्यार्थी भी। शिक्षक सक्रिय है और विद्यार्थी चाहे सक्रिय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक सक्रिय रह सकता है और विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाए, ये उपयुक्त सभी। तो यदि शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं में सम्मिलित कौन सा होगा? यह रहेगा यदि शिक्षक सक्रिय है इसलिए विद्यार्थी भी सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, यूनिट पढ़ाए जाने के बाद कक्षा द्वारा प्रश्न पूछना शिक्षक के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे क्या होगा, यदि आपने यूनिट पढ़ा दी और कक्षा के द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा आपको? इससे पता चल जाता है कि पूरा करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। पता चल जाता है विद्यार्थी को कहाँ शंका है, कक्षा में अनुशासन रखा जा सकता है, या शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि आपने यूनिट पढ़ा दी और आपसे कक्षा के छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हम इससे ये लगा सकते हैं कि शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कि सबसे सटीक आंसर हमारा यही रह जाएगा, डी वाला। और वैसे देखा जाए कि कक्षा में अनुशासन भी रख सकते हैं और विद्यार्थियों का शंका समाधान भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सारे शिक्षक समय के पाबंद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? यदि सभी शिक्षक समय के पाबंद रहेंगे तो शिक्षकों को एक मिसाल पेश करनी चाहिए, विद्यार्थी समय का महत्व सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये शिक्षा को अधिक पेशेवर बनाता है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं सारे विकल्प सही है इसमें। सारे शिक्षक समय के पाबंद रहेंगे तो एक मिसाल कायम हो जाएगी, विद्यार्थी समय का महत्व सीखेंगे और शिक्षा का अधिक पेशेवर बनना उचित हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का जो टाइटल दिया गया था वो क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल एजुकेशन, लर्निंग टू बी, या एजुकेशन एंड सोसाइटल डेवलपमेंट।
जो कोठारी आयोग था, तो आयोग द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी, उसका जो टाइटल रखा गया था वो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास रखा गया था। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, अच्छे सीखने वालों की विशेषता क्या है? अच्छे सीखने वालों की क्या विशेषता है? वो अत्यधिक अभिलाषी होते हैं, बिल्कुल। उनमें पूछताछ करने का उत्साह होता है, बिल्कुल ये भी होता है। वे जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो देखा जाए तो ये सारे सही है, इसमें अच्छे सीखने वाले की विशेषता के रूप में जाने जा सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है, आपके सहकर्मी के साथ हो रहे मतभेदों को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? यदि आपके साथी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको सुलझाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? एक निष्पक्ष व्यक्ति के सामने इसके बारे में तर्क प्रस्तुत करना, प्रधानाचार्य के पास मामले को ले जाए, वार्तालाप के द्वारा परस्पर मतभेदों को दूर करके, या व्यक्ति की पीठ के पीछे गपशप करके। तो उचित तरीका तो ये है कि आप उससे बातचीत करें और अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, संपूर्ण शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जो संपूर्ण शिक्षा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? महात्मा गांधी, श्री औरोबिंदो के द्वारा, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो जो संपूर्ण शिक्षा का जो प्रतिपादन है वह अरबिंदो के द्वारा दी गई थी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, रमेश जो की कक्षा 6 का विद्यार्थी है, पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? रमेश जो कि कक्षा 6 का विद्यार्थी और पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो आप क्या कर सकेंगे? उसे कक्षा के सामने बुलवाएंगे और उससे व्याख्या लोगे? नहीं। उसके माता पिता को एक पत्र लिखोगे, उसे व्यक्तिगत तौर पे बुलाओगे और उससे वजह पूछोगे, या उसको दंडित करोगे ताकि वो सबक सीखे? दंडित करने का कार्य तो करना ही नहीं है, और सबके सामने बुला के उससे व्याख्या करवानी नहीं है। बच्चे दो ऑप्शन हमारे पास, कि उसके माता पिता को एक पत्र लिखोगे, तो ये वाला ज़्यादा बेटर भी नहीं है। देखा जाए तो उससे ही व्यक्तिगत अगर वार्तालाप करें, उससे पूछेंगे, वजह पूछेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हरीश सर जो रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि अच्छे शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं? क्योंकि हरीश सर रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि कक्षा को कैसे नियंत्रित करें, उनके पास अच्छी मौखिक क्षमता है, या यथार्थ में उनकी शिक्षा देने में रुचि है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, अपने विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो तीसरा यथार्थ वाला, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन भी बेटर है और डी वाला भी बेटर है। अब बात करते हैं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, कि वो रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक हैं, यानी कि यहाँ पे विषय की बात की गई है, तो यानी कि वो अपने विषय की बहुत अच्छी ज्ञाता है, यानी कि ये डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, तभी तो अच्छे शिक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? जो आदर्श विद्यार्थी उसके पास क्या होना चाहिए? धीरज, पेशेंस होना चाहिए, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता होना चाहिए, एग्रेसिवनेस होना चाहिए, आक्रामकता, या स्वतंत्र सोच होना चाहिए? तो देखा जाए यदि आदर्श विद्यार्थी है तो उसके पास स्वतंत्र सोच जरूर होगी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र सोच का होना जरूरी है आदर्श विद्यार्थी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला हमारा, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा हो सकता है? शिक्षण में सबसे अच्छा कौशल कौन सा है महत्वपूर्ण वाला? अध्ययन विषय वस्तु पहले ही पूर्ण करें, या बहुत अधिक नोट्स दें, ये तो जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो विद्यार्थी को समझाए, बिल्कुल सही बात है। कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट, नियमित आकलन आयोजित करें, ये भी बिल्कुल अच्छा कार्य है, नियमित आकलन। अब बात करते हैं कि इनके इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा पास कौन सा है, वो है सी वाला, क्योंकि यदि आपने जो पढ़ाया है वो विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, पढ़ाया जा रहा है वो विद्यार्थी को समझाए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा जो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कहलाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला हमारा, जब आप ये मूल्यांकन करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित नहीं है, तब आप क्या करेंगे? यानी कि कोई भी विद्यार्थी मूल्यांकन करते समय वो अनुशासित नहीं है तो आप क्या करें? उन्हें कठोर दंड दंड देने का कार्य नहीं करें। कक्षा के सामने उनका उपवास भी ना करें, ये भी नहीं करना है। उनको जिम्मेदारियां सौंप दें, बिल्कुल ये कार्य कर सकते हैं। उनसे प्रश्न पूछे ये देखने के लिए कि वे शांत है या नहीं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, डी वाला भी। लेकिन इसके अलावा और कौन सा कार्य आप कर सकते हैं जो आप कक्षा को शांत रख सकते हैं? उनको जिम्मेदारियां सौंप के आप उनको शांत कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, आपके अनुसार वयस्क शिक्षा इनके लिए होना चाहिए, यदि वयस्क शिक्षा देना चाहते तो किन के लिए सही रहेगी? वरिष्ठ नागरिक के लिए, स्कूल जाने वाले वयस्क के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रखने वाले वयस्क के लिए, या निरक्षर वयस्क के लिए? तो जो वयस्क शिक्षा है वह सबसे बेस्ट रहेगी जो निरक्षर है, इलिटरेट अडल्ट के लिए। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, अलिटरेट अडल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिधारिता करना की मूलभूत विशेषता है, यानी कि प्रतिधारिता करना किसकी मूलभूत विशेषता? एक शिक्षार्थी की, एक शिक्षक की, एक परीक्षक की, या एक वयस्क की? जो प्रतिधारिता करना ये एक शिक्षार्थी की मूलभूत विशेषता है, या लर्नर्स की, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सुश्री पिंटो की कक्षा में एक विद्यार्थी ने दुर्व्यवहार किया। सुश्री पिंटो की कक्षा में एक विद्यार्थी ने दुर्व्यवहार किया, उससे जो सबसे मुख्य गलती हुई यह हुई कि वह है, कौन सी गलती है? उसने बच्चे को डांटा, या उसने स्टाफ कक्ष में घटना बताई और सबने इसके बदले में बच्चे को सजा दी, उसने बच्चे के माता पिता को स्लिप लिखी, या चुप रही? तो जो सुश्री पिंटो थी उसने कक्षा के एक विद्यार्थी ने दुर्व्यवहार किया, इसका पता उसको कैसे चला? क्योंकि स्टाफ कक्ष में घटना बताई गई और सबने इसके बदले में बच्चे को सजा दी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे ही पता चलता है कि विद्यार्थी के दुर्व्यवहार का पता कैसे चला, क्योंकि स्टाफ कक्ष में घटना बताई इसलिए सबने उसको डांटा है, ये मुख्य गलती रह गई, उससे जो सबसे मुख्य गलती यही हुई है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? जो एक टीचर है वो अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? आदर्श बनकर बिल्कुल ये कार्य कर सकता है। उच्च पद वालों को मामले को सूचित करके ऐसा करने से थोड़ी होगा। माता पिता से शिकायत करके ऐसा भी नहीं हो सकता इतना सुधार। अपने पद से इस्तीफा ये तो करना से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या है? यदि आप टीचर जो लीडर है वो आदर्श बनता है तभी इसमें सुधार आ सकता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में कौन सा विकल्प है जो करदाताओं का योगदान हो सकता है? यानी कि प्राथमिक शिक्षा में कौन सा विकल्प करदाताओं का योगदान हो सकता है? आयकर, ट्यूशन फीस, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए पैसे देना, या शिक्षा फीस? यदि जो टीचर है यदि अपना योगदान देता है तो वो एजुकेशन फीस दे सकता है, तो उसमें आपके करदाताओं का योगदान रह सकता है। इसमें ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो आप उसकी फीस जमा करा दें बच्चे की। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद के बारे में बताना है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बात लिखी गई है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 45, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 41? तो जो आर्टिकल है इस बारे में बताता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य की सभी सरकारें करेंगी के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध रहेंगी। तो वो आर्टिकल था 45, आर्टिकल 45। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट, स्कूल में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो प्राथमिक तौर पर निर्भर किस पे करती है? स्कूल की जो शिक्षा है वो किस पे निर्भर करती है? आधारभूत संरचना पर, शहर से निकटता पर, शिक्षक की शिक्षा की गुणवत्ता पर, या समुदाय का समर्थन पर? तो यदि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो शिक्षक की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी की होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तभी आपकी जो प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT वर्ष में स्थापित किया गया, यानी कि वो कौन सा वर्ष था जब NCERT की स्थापना की गई? 1961, 1959, 1956 या 1958? तो जो NCERT की स्थापना की थी वो 1961 में की गई थी। इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए कि UGC की स्थापना कब की गई थी, तो ये आई थी 1953 में, और एक्ट था 1956। कौन सी एक्ट के तहत की गई थी? 1956 के तहत UGC की स्थापना की गई थी। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था NCT की स्थापना के बारे में। NCT की 1995 में की गई, और नेक की भी पूछ लिया जाता है आपसे, नेक की स्थापना की 1994। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ये मैंने इससे पूर्व भी बता दिया था अभी, कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संवैधानिक निकाय के रूप में कब विद्यमान हुआ? कब विद्यमान हुआ, यानी कि NCTE इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है कि ये कब संवैधानिक निकाय के रूप में विद्यमान रहा? 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1993 और 1 अप्रैल 1989 या 1 अप्रैल 1993? तो मैंने सन बताया था आपको 1995, तो उसकी तारीख आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी कि 17 अगस्त 1995। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। NCT के बारे में आप अन्य जो शिक्षा से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कि भोज यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, 1985 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने साथियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे परीक्षाएं निकट आती हैं, सबसे अच्छा कार्य जो शिक्षक कर सकता है वो क्या कर सकता है? यदि आपकी वार्षिक परीक्षाएं हैं या अर्धवार्षिकी निकट आती है तो आपको क्या करना चाहिए? बचे हुए भाग को अतिरिक्त कक्षा लगाकर पूरा करें, बिल्कुल ये कार्य कर सकते हैं। आकलन और कार्य करने को दें, या बचे हुए भाग को घर पर ट्यूशन देकर पूरा करें, ऐसा तो करना ही नहीं है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से प्रश्न उत्तर पूछना शुरू करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो इनके अलावा इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि आप अगर परीक्षा निकट आ रही है तो आप उनको अतिरिक्त कक्षा लगाकर उस कार्य को पूरा करवा सकते हैं, उस भाग को पूरा करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा इसमें बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS कब स्थापित किया गया? NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना कब हुई? 1998, 1988, 1999, 1989? तो जो ओपन स्कूलिंग थी इसकी स्थापना की गई थी 1989। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैंने अभी आपसे बताया था कि जो यूनिवर्सिटी होते हैं इनको जो ग्रेड देने का कार्य नेक करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में, ये जरूर ध्यान रखना है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना मैंने बताई आपको 1994, इससे पूर्व के क्वेश्चन में। तो कुछ संस्थाएं जिनका आपको पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है, यदि कोई छात्र आपसे गलत प्रश्न पूछ लेता है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे की लिखा हुआ है, तो शिक्षक की कैसी प्रतिक्रिया होना चाहिए? ऐसे छात्र को डांट कर बैठा दे, ये नहीं करना है आपको। अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करें, ये कार्य कर सकते हैं। उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएं, ये अच्छा है सबसे।
गलत प्रश्न पूछने के लिए उसे दंड देने का कार्य नहीं करे। हमारे पास बचे दो ऑप्शन कि अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करवाएं या उदाहरण देकर उस छात्र की गलती को सही बताएं। अब विकल्प हमारा सी सबसे सटीक बैठता है कि उदाहरण देकर उस छात्र की गलती को उसे बताएं जिसने वो गलत प्रश्न पूछा है आपसे। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षक को छात्र को दिए गए लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए। जिस शिक्षक ने छात्र को कोई भी होमवर्क दिया है, लिखित कार्य दिया है, तो उसको कब जांचना चाहिए। कार्य समाप्ति के तुरंत बाद या एक दिन बीतने पर, सप्ताह के अंत में, या जब भी समय मिले। यदि आपने लिखित कार्य दिया है तो उस कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद आप उसकी जांच करें कि बालक ने कैसा लिखा है। यानी कि सबसे अच्छा ऑप्शन यही है हमारा। वैसे हम क्या करते हैं, जब भी हमें समय मिलता है तब हम होमवर्क की जांच करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही रहता है कि कार्य समाप्ति के तुरंत बाद उसकी जांच करना चाहिए, जिससे कि यदि कोई बालक ने लिखते वक्त कोई गलती की तो वो पकड़ सकते हैं तुरंत। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, आइए इसको समझते हैं। विद्यार्थी को श्रम के प्रति अगर प्रेरित कैसे किए जा सकता है। यानी कि विद्यार्थी को श्रम के प्रति प्रेरित कैसे कर सकते हैं आप। उन्हें मौखिक उदाहरण देने से कोई वह श्रम के प्रति प्रेरित नहीं होंगे। उनके समक्ष वास्तविक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करके ये कार्य कर से भी आप उसके प्रति दे सकते हैं। श्रम के महत्व पर भाषण देने से वो नहीं सीखेंगे, ना ही उनको मौखिक उदाहरण देकर। शिक्षक स्वयं श्रम का उदाहरण बन के ये कार्य कर सकता है। तो अब हमारे पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा है। उनके समक्ष वास्तविक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं और स्वयं श्रम का उदाहरण देकर भी कर सकते हैं। अब बी और डी में से सबसे सटीक आंसर है कि यदि आपको खुद को श्रम करके उनको सामने प्रस्तुत होना होगा तभी वो प्रेरित हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही हमारा कन्फ्यूजन रहता है जब हम पेपर सोल्व करते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा है, अब कौन सी पे लगाएं। तो आपको इन दोनों में से भी चूज करना होगा कि सही ऑप्शन कौन सा बैठ सकता है, उसी पे आपको टिक मार्क करना है, नहीं तो आपको गलत ऑप्शन पे टिक मार्क हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है। शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा संस्कृति का सृजन भी करती है। शिक्षा संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है। दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। देखा जाए तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, शिक्षा और संस्कृति। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक भी, जो भी साथी नए आए हैं उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने साथियों तक, लाइक एंड शेयर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। छात्रों की परीक्षा पास करने में मदद करना, या उसे नौकरी के योग्य बनाना, उसे दूसरे के साथ संयोजन में मदद करना, या छात्रों के व्यक्तित्व का संकल्पवादी ढंग से विकास करना। आइए समझते हैं कि यदि आपको वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है तो वह रहेगा कि छात्रों के व्यक्तित्व का सांकल्यवादी ढंग से विकास करना, ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा रहेगा। और ऑप्शन उद्देश्य भी यही इसका अच्छा रहेगा। यदि आपने बालक का व्यक्तिगत रूप से उसका विकास कर दिया है तो ऑटोमेटिक परीक्षा पास कर लेगा, योग्य बन जाएगा और नौकरी भी लग सकता है और समायोजन भी कर सकता है। तो डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।